Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं with the classification of tracheophytes. पहला ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, there was Psilopsida, और उसके बाद आने वाले ग्रुप्स को इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. The first one will be Lycopsida. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students. क्लासिफिकेशन के एतबार से जो दूसरा ग्रुप ट्रेकियोफाइट्स का हमारे पास आ रहा है आपकी बुक के सीक्वेंस में, दिस इज लाइकोप्सिडा. ओके, दीज आर आल्सो नोन एज लाइकोप्सिड्स एंड दे आर आल्सो नोन एज लाइकोपोड्स. अब इनके लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या है? दे आर नोन एज क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस. जी स्टूडेंट्स, अब ये चीज तो आपके ज़हन में होगी कि जब मॉस की टर्म आती है तो फौरन हमारी तवज्जो जानी चाहिए कि दिस इज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड इट इज ब्रायोफाइट. लेकिन इनकी अपीयरेंस चूंकि इस तरह की है, इस वजह से इनको हम क्लब मॉसेस कह रहे हैं, लेकिन असल में ट्रेकियोफाइट्स ही हैं, इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं. ओके, तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाई लाइकोप्सिड्स आर नोन एज क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस, तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, ये मैं यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं. Lycopsids are also known as club mosses or spike mosses due to their club-shaped sporangia and moss-like small leaves. All right, जिसको हम कह सकते हैं they are scaly leaves. जी स्टूडेंट, this is the answer to that question. कि अगर पूछा जाए why lycopods और lycopsids are known as club mosses और spike mosses, तो इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन में जो स्पोर पैदा करने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम की ये जो इलोंगेटेड सी आपको क्लब शेप्ड शक्ल नजर आ रही है, इसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं क्लब मॉसेस. और दूसरा नाम जो हमने दिया है वो इनके लीव्स की शक्ल की वजह से है, क्योंकि जब हम देखते हैं लाइकोपोडियम या स्लेजिनेला वगैरह, तो उनके जो लीव्स हमें नजर आते हैं बिल्कुल सिंपल लीव्स होते हैं, जो कि स्केली लीव्स भी कहला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर्स और भी मौजूद हैं. चूंकि सिंगल वेन्ड स्केली लीव्स हैं, तो ये इनकी शक्ल रिजेंबल कर रही होती है फ्यूनेरिया वगैरह के लीव्स के साथ, तो इस वजह से हम कह देते हैं दे आर आल्सो नोन एज स्पाइक मॉसेस. तो ये जो मॉस की टर्म साथ ऐड किया है, दिस इज ड्यू टू द रिजेम्बलेंस ऑफ द लीव्स विद द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है ये वाली बात कि जब भी हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करेंगे तो जो जेनरेशन, जो बॉडी आपको नजर आ रही है, दैट इज अ स्पोरोफाइट. ओके, तो स्पोरोफाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनको वन बाय वन एनालिस्ट करते हैं. जी, तो सबसे पहले नंबर पे द अपीरेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. पहली बात तो हो गई है. ओके, और जो स्पोरोफाइट आपको नजर आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, stem and true leaves. All right, यहां पे true leaves पे emphasize किया जा रहा है. क्यों emphasize किया जा रहा है? Because they contain the vascular tissues. Okay, तो moss like leaves तो हैं, लेकिन इनके पास दरमियान में एक सिंगल वेन भी मौजूद है जो कि ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थी. ओके, फिर leaves से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं. Leaves are simple, okay, scaly, but they have a single vein. All right, तो हम कहेंगे they are single veined leaves. Okay, तो ये बात तो हमें पता चल गई कि पत्ते मौजूद हैं, true leaves हैं. और true क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान में एक वेन मौजूद है, वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम पे मुश्तमिल, जिसकी वजह से लीफ लैमिना भी पहले से ज्यादा ब्रॉड हो सकता है
और इसके साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन और वाटर की अवेलेबिलिटी जैसी एडाप्टेशंस भी इन प्लांट्स में देखी जा सकती हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज हम देखें तो एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज ऑपोजिट लीफ और लीव्स अरेंजमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो पत्तों की तरतीब हमें मेन स्टेम के ऊपर नजर आएगी, इसके लिए यहां पे हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। एक लफ्ज तो मैंने यहां पे लिखा है ऑपोजिट अरेंजमेंट। ओके, अब ऑपोजिट अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि जब भी लीव्स ग्रो करेंगे मेन स्टेम के ऊपर, तो उन लीव्स की जो तरतीब है वो हमेशा सेम एंगल्स पे एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ओके, तो इस वजह से हम इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट, कि मेन स्टेम के ऊपर लीफ बर्ड्स बने या आउटग्रोथ्स बने और वो बिल्कुल एक ही जगह से दोनों पैरेलल लीव्स की तरह ग्रो करना शुरू कर दें। ओके, वो इस तरह से राइट लेफ्ट भी हो सकते हैं या आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन और एंगल उनका सेम होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं दिस इज द ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिर ऑपोजिट के साथ ही साथ एक और तरह की अरेंजमेंट भी लाइकोपोड्स में ऑब्जर्व की गई है, एंड दिस इज नोन एज स्पाइरल लीव्स अरेंजमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब स्पाइरल की टर्म यहां पे मैंने मेंशन की है। स्पाइरल से क्या मुराद है? बेसिकली तो इसका मतलब है बलदार सा स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी मिसाल हम पहले यूं ले लेते हैं कि जैसे कुछ घरों में और कुछ बिल्डिंग्स के अंदर हमें सीढ़ियां नजर आती हैं जो यूं गोल गोल घूम के ऊपर की जानिब मूव करके जा रही होती हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्टेयरकेस इज नोन एज स्पाइरल स्टेयरकेस। ओके, वो जो पैटर्न है वो बलदार और ऊपर की जानिब को जाता हुआ, वही पैटर्न हमें यहाँ पे इनके लाइकोपोड्स के मेंबर्स में नजर आता है, और ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह से। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये मेन एक्सेस है और इसी एक्सेस के ऊपर अगर लीव्स ग्रो करना शुरू कर दें, तो एक पत्ता लेट्स से अगर यहां पे ग्रो कर रहा है, दूसरा लीफ जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे ग्रो करेगा, तीसरा लीफ यहां से आउट ऑफ द बोर्ड ग्रो करेगा, जिसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, और फिर उसके बाद अगला लीफ जो है वो फिर बल खा के इस तरह से ग्रो करता चला जाएगा। अब ये वाली जो अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये अरेंजमेंट यूं जा रही है कि जैसे ये बल खा रहा है मेन एक्सेस के इर्द गिर्द। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, आगे जब हम फैमिली स्टडी करेंगे तो वहां पे भी आपके काम आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दिस इज नोन एज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्हीं लीव्स की अरेंजमेंट के एतबार से जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर स्पोरेंजिया, क्योंकि स्पोरोफाइट है तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज स्पोरेंजिया। उनसे रिलेटेड बात करते हैं कि वो कहां पे मौजूद हैं और किस तरह के क्लस्टर्स बना रहे होते हैं। इसके लिए एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दिस इज नोन एज स्ट्रोबिलस, और इसका जमा है स्ट्रोबिलाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इसको अगर हम एक जुमले के अंदर बंद करना चाहें तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया into umbrella like or cone like structures. All right, अब ये अम्ब्रेला लाइक और कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हम बाज़ औक़ात मखसूस टर्म्स यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए, कि उनके अंदर वो जो वुडन कोन्स हमें नजर आती हैं, मेल कोन्स छोटे साइज में और फीमेल कोन्स बड़े साइज में। ऑलराइट, इसी तरह से जो ये थोड़े से प्रिमिटिव ट्रेकियोफाइट्स हमें नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर तो वो स्पोरोफिल्स यानी कि वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे, स्पोरोफिल्स मखसूस किस्म की तरतीब बनाते हुए एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दें, तो उसको हम कहेंगे नाउ दिस इज अ स्ट्रोबिलस, और अगर इनका क्लस्टर मौजूद है तो फिर हम इनको कहेंगे दीज आर स्ट्रोबिलाई। ऑलराइट, नाउ इसके साथ
जो टर्म अभी मैंने बोली है स्टूडेंट्स, ये भी याद रख लें, स्पोरोफिल्स, फिल्स लीव्स, ओके। और उसी की मुनासबत से स्पेशलाइज्ड लीव्स on which sporangia are produced in axils, okay, or they are born on the axils. अब ये वाली चीज आपके लिए शायद नई हो, ओके। स्पोरोफिल्स को आसान अल्फाज में याद रखें कि स्पोरोफिल्स आर दोज लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड और दे आर बोर्न, ओके। वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इनको हम कहेंगे दीज आर नोन एज स्पोरोफिल्स। और इन स्पोरोफिल्स की जो अटैचमेंट है मेन स्टेम के साथ, ओके, वहां से अगर इनकी अपर साइड को देखा जाए तो वो जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, लीफ स्टार्क जिसको हम कहते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं एक्सेल ऑफ द लीफ, ओके। अब वहां पे मौजूद होंगे स्पोरेंजिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिकली कंसेप्ट है क्या। ये जो लीफ अटैच्ड है मेन स्टार्क के साथ, इसकी अटैचमेंट के साथ ही साथ आपको ये अंदाजा हो रहा है कि इसके जो मेन लेमिना है उसके और स्टार्क के दरमियान में ये जो उभार बना हुआ है, दिस इज द स्पोरेंजियम, ओके। तो ये जो स्पोरेंजियम है, इस जगह को, इसकी लोकेशन को हम कहते हैं दिस इज द एक्सेल, ऑलराइट। तो एक्सेल के ऊपर स्पोरेंजिया बनते चले जाते हैं और उनके क्लस्टर्स की वजह से फिर हम इनको स्ट्रोबिलाई की टर्म से याद रखेंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर उसके साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें पता चलता है एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन Lycopodium and Selaginella. हेडिंग्स बनानी है, इस वजह से मैं इनको कैपिटल लिख रहा हूं यहां पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला? ये दोनों एग्जांपल्स भी हैं लाइकोपोड्स की, और साथ ही साथ ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए। अब स्टूडेंट्स, इनके याद रखने के लिए आप ये देखिए कि जो मेन स्ट्रक्चर इनके नजर आ रहे हैं आपको, लाइकोपोडियम के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है लीव्स की, और फिर उसके साथ ही साथ जितने भी इसके स्पोरेंजिया हैं, ऑल ऑफ देम दे आर सेम। अगर स्पोरेंजिया सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर पैदा होने वाले स्पोर्स भी एक ही जैसे होंगे, ऑलराइट। फिर इसी तरह अगर दूसरे ग्रुप को देखें आप, स्लेजिनेला वगैरह को, तो इनमें हमें ये पता चल रहा है कि लीव्स की, स्पोरोफिल्स की शेप तो सेम है, लेकिन स्पोरेंजिया दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब अगर स्पोरेंजिया दो मुख्तलिफ इकसाम के हैं तो उनमें पैदा होने वाले स्पोर्स वो भी दो मुख्तलिफ इकसाम के होंगे, ऑलराइट। और ये एक बड़ा जबरदस्त फीचर है फर्दर एडवांसमेंट के लिए कि नाउ द प्लांट्स दे हैव बीन मूव्ड एवोल्यूशनरी, हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के एतबार से द प्लांट्स दे हैव मूव्ड फ्रॉम लोअर स्टेप टू अ हायर स्टेप। और ये क्या है? बुनियादी तौर पे दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का पैदा हो जाना, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। इसको भी अभी डिफाइन करेंगे हम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला? लाइकोपोडियम हैव one kind of sporangium, all right. On the other side, in Selaginella there are two types of sporangia. एक है तो sporangium, और अगर जमा है तो फिर हम कहेंगे इसको sporangia, all right students। फिर इसके साथ ही साथ अगर ये तो एक ही टाइप का है तो इसका मतलब यह है कि एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करेगा। इसके लिए हम एक टर्म याद रखेंगे, दिस इज नोन एज होमोस्पोरस, ऑलराइट, एंड द कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी। अब इसको भी डिफाइन कर लें, होमोस्पोरस या होमोस्पोरी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लांट सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करता चला जाए और उन स्पोर्स के अपेरेंटली जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कोई फर्क नजर ना आ रहा हो। तो दैट कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी, एंड द प्लांट इट विल बी टर्म्ड एज होमोस्पोरस प्लांट, ओके। द कंडीशन
in which sporangia produce similar spores. Okay? और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अगर दो टाइप्स के स्पोरेंजिया हैं तो इसका मतलब यह है पहले हम इन दोनों टाइप्स को मेंशन कर लें. ओके, टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया. एक टाइप को हम कहेंगे दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, ऑलराइट, और दूसरी टाइप को हम कहेंगे दीज आर मेगास्पोरेंजिया. अब इन्हीं के नामों की मुनासबत से माइक्रोस्पोरेंजिया दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोरेंजिया दे विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स. ओके, माइक्रोस्पोर्स छोटे स्पोर्स, एंड मेगास्पोर्स बड़े स्पोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वाला कंसेप्ट तो आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स ये ऐसा नहीं है कि आगे फर्दर जाके ये एक ही तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं. जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है तो ये बात ऑब्जर्व की गई है कि फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स मेल गेमेटोफाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड फ्रॉम द मेगास्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स भी एक दूसरे से अलहदा होते चले जाएंगे. तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखें कि स्पोरोफाइट जनरेशन से ही तफरीक पैदा होनी शुरू हो गई है कि नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड. ओके, तो ये वाली चीज हम यहां पे गेमेटोफाइट के रेफरेंस से भी लिख लेते हैं. Gametophyte. Now, there can be male gametophytes, all right, as well as female gametophytes. और इनकी प्रोडक्शन के लिए आप याद क्या रखेंगे? Male gametophytes have evolved from microspores and female gametophytes they have developed from megaspores. Alright students, gametophyte के लिहाज से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट आप याद रखें इसके हैबिटेट के हवाले से कि कहां पे पाया जाएगा, क्लेई सॉइल्स के अंदर. ओके, जहां पे चिकनी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और उसके साथ ही साथ मडी नेचर ऑफ सॉइल, जहां पे मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा वहां पे गेमेटोफाइट्स ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे. अगर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट्स आपको नजर आ रहे हैं तो अंडरस्टूड है दे हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और यही खसूसियत स्लेजिनेला को ज्यादा करीब कर रही है टुवर्ड्स द हायर वेस्कुलर प्लांट्स एंड देयर आर स्पर्मेटोफाइट्स. ऑलराइट, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख भी देता हूं बोर्ड के ऊपर. स्लेजिनेला resembles spermatophytes. और spermatophytes कौन होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जो बीज पैदा करें. ड्यू टू heterosporic condition. Alright students, अब इस पूरे टॉपिक के अंदर दो अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक हमने स्टडी किए हैं. एक शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला, और दूसरा डिफरेंस हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी. अगर पौधे एक ही तरह के स्पोर्स पैदा कर रहे हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी एंड द प्लांट इज होमोस्पोरस प्लांट. ओके, और दूसरी तरफ अगर पौधे मुख्तलिफ इकसाम के स्पोर्स पैदा कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोस्पोरी एंड द प्लांट इट विल बी टर्म्ड एज हेटेरोस्पोरस प्लांट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी पहली क्लास जो कि हायर प्लांट्स की जाने मूव करके जा रहे हैं. दीज आर लाइकोपोड्स जिनके अंदर आपको लीव्स बनते हुए नजर आए हैं, जिसके लिए हमने ये टर्म स्टार्ट में यूज की थ्रू लीव्स. ऑलराइट, देन इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इट इज स्फिनोप्सिरा.
Sphenopsera are known as horsetails. Alright students, और इसके साथ ही साथ एक और नाम भी याद रखेंगे आप, arthrophytes. Right. अब ये दो नाम अलग-अलग से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. अब पहली चीज हमने इसमें मेंशन की हॉर्सटेल्स. हॉर्सटेल्स के लिए दो बातें बता रहा हूं मैं आपको. एक तो ये कि इसकी अपीयरेंस हॉर्सटेल की तरह की है, इस वजह से इसका ये नाम रख दिया गया. दूसरी बात स्टूडेंट्स जो कि आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसका एक मेंबर है इक्विसीटम. ओके, इक्विसीटम का जो पहला पार्ट है दैट इज इक्वस, उसका लफ्जी मतलब ही घोड़ा है. ऑलराइट, तो इस वजह से इस मुनासबत से भी इसका नाम इक्विसीटम की बुनियाद पे हॉर्सटेल्स रखा गया. ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी टर्म मैंने यहां पे मेंशन किया है दैट इज आर्थ्रोफाइट्स. ओके, अब देखें जो आर्थ्रो या आर्थ्रॉन की टर्म है ये आर्थ्रोपोड्स में भी आपके काम आ सकती है. इसका लफ्जी मतलब होता है जॉइंट, जोड़. तो आर्थ्रो जोड़, फाइट्स प्लांट्स, वो पौधे जिनके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद होंगे, बहुत सारे जोड़ मौजूद होंगे, उनको हम कहेंगे दीज आर आर्थ्रोफाइट्स. और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन है? इक्विसीटम. ओके, इक्विसीटम के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये नजर आता है कि उसके हर एक फ्रेगमेंट को अलहदा भी किया जा सकता है एक दूसरे से और वापस वहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है. सो समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज लिगो प्लांट. जैसे ब्लॉक्स को जोड़ के आप कुछ भी बना सकते हैं, इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं जिनको आप ऊपर तले एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं और जरूरत पेश आने पे उसको डिटैच भी कर सकते हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद इसके फर्दर जो फीचर्स हमने स्टडी करने हैं, वी विल टॉक अबाउट द स्पोरोफाइट. Alright, now the sporophyte plant is the apparent plant. वो पौधा जो आपको नजर आ रहा है, this is sporophyte plant. अब इस sporophyte के अंदर roots, stem and leaves, तीन अलग-अलग से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. अब स्टूडेंट्स यहां पे भी आगाज कर रहा हूं मैं लीव्स से. इसके जो पत्ते हैं वो बड़े मखसूस किस्म की अरेंजमेंट होती है उनकी. ओके, इसके लिए आप याद रखिएगा दे कैन बी एक्सपेंडेड, फैले हुए भी हो सकते हैं, और स्केल लाइक, स्केली लीव्स भी हो सकते हैं. ओके, बट ऑलवेज फाउंड इन whorls. अब ये वर्ल क्या चीज होती है? दायरा. लफ्जी मतलब इसका है दायरा. बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आप अपने इर्द गिर्द मौजूद डिफरेंट फ्लावर्स को देखें, जो आपको फूल नजर आ रहे हैं, हमेशा उनकी पेटल्स के दायरे बने होते हैं. एक अंदर वाला वर्ल होता है, फिर उसके बाहर, इसी तरह से. ऑलराइट, तो यहां पे मेन एक्सेस के ऊपर आपको जो इसके लीव्स नजर आएंगे वो हमेशा दायरे की सूरत में होंगे. ऑलराइट, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वर्ल्ड्स कंडीशन. अब ये जो वर्ल्ड्स वाली कंडीशन है ये याद रखिएगा आर्थ्रोफाइट्स की खसूसियत है. ऑलराइट स्टूडेंट, फिर उसके साथ ही साथ जो दूसरा फीचर हम यहां पे मेंशन करेंगे, इट इज अबाउट द स्टेम. स्टेम भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है. किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक है? पहली बात तो ये कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ये खसूसियत है कि इसकी ब्रांचेस को आप अलहदा करें तो उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं. ओके, फिर इसी तरह जो मेन एक्सेस इसका आपको नजर आ रहा है, जो मेन स्टेम वाला पार्ट है, उसकी जो अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो बड़ी जबरदस्त होती है. इट हैज ridges and furrows. Alright, अब ये वाली अपीयरेंस जो इसके स्टेम की हमें नजर आती है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अगर इसको फील करें, टच करके देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि कहीं कहीं पे तो सरफेस जो है उसमें उभार नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं, थोड़ी सी अंदर की जानिब को धंसी हुई हैं या पिचकी हुई हैं. ऑलराइट, इस वजह से ये वाला फीचर इसके स्टेम में नजर आता है. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द रिजेस एज वेल एज द फरोज. ओके, फिर यहीं तक बात खत्म नहीं हो रही, बल्कि अगला एक और फीचर इसके पास मौजूद है. द स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स.
ऑलराइट। इसके स्टेम के जोड़ बने हुए हैं, ऑलराइट। वो वाली जगह जहां पे जॉइंट मौजूद है उसको हम कहते हैं नोड, और दो कंसेक्यूटिव जॉइंट्स के दरमियान में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरनोड, ऑलराइट। नोड्स के ऊपर से फिर ब्रांचेस निकलती हैं और वो भी वर्ल्स की फॉर्म में होती हैं, दायरा बना रही हैं, और उन ब्रांचेस को आप अलहदा भी कर सकते हैं, उससे प्लांट का कोई खातिर खा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये याद रखने वाली है कि जो स्पोरोफाइट का मेन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है that is regulated by the stem. The whole stem is green and it is photosynthesizing its food for itself. जो leaves हैं वो यहाँ पे निस्बतन आप कह सकते हैं कि stem की निस्बत कम photosynthesis कर रहे हैं, कम surface area होने की वजह से। Alright, फिर उसके बाद students, the last part of this topic is its reproductive structure, जो कि बहुत ज्यादा important है आपके समझने के लिहाज से। This is about its strobili and sporangia. जी स्टूडेंट्स, अब इसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप इसके स्पोरेंजिया को समझ लें, फिर उसके बाद हम इसको स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके ऊपर कोन्स की तरह की शक्लें नजर आ रही हैं जो क्लस्टर्स हैं, और इन्हीं क्लस्टर्स का नाम हमने स्ट्रोबिलाई रखा हुआ है। लेकिन उनके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। ओके, क्या बोलते हैं उनको? स्पोरेंजियोफोर्स। अब ये वाली टर्म फोर्स जब हम लगा देते हैं किसी भी लफ्ज के साथ तो उसका मतलब यह है कि कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। वो किस लिहाज से? हमने एक टर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में, दैट वाज कोनिडियोफोर्स, वो वाली शाख जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे। इसी तरह यहां पे अगर हम इसको स्पोरेंजियोफोर्स कह रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं वो वाला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, ऑलराइट। और फिर स्पोरेंजिया इसके बड़े मखसूस किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स। इसके आप यूं याद रखें कि एक अम्ब्रेला लाइक ऊपर लेयर मौजूद होती है और उसके नीचे वाली साइड पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। वो जो अम्ब्रेला लाइक लेयर है उसको हम डिस्क भी बोलते हैं। ओके, वो जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है उसकी निचली साइड पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और वो स्पोरेंजिया हमेशा फ्री एंड्स वाले होते हैं, यानी कि वो फर्दर किसी और चीज के साथ अटैच नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। आपको यहाँ पे मैं इस इमेज में भी दिखा रहा हूं कि अगर इसके पूरे स्ट्रोबिलाई को हम ऑब्जर्व करें तो वो जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स के अंदर ये जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली स्पोरेंजियोफोर्स। और इन स्पोरेंजियोफोर्स के साथ अपर वाली साइड, अपर साइड पे क्या मौजूद है? डिस्क्स, और उन डिस्क्स के नीचे वाली साइड पे आपको नजर आएंगे स्पोरेंजिया, जिनके अंदर फिर फर्दर स्पोर मदर सेल्स मौजूद होते हैं और उनमें से स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और वो स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वहां पे फिर फर्दर सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स they are normally produced. Okay, then is the gametophyte of the equisetum. Gametophyte is thalloid. All right, इसका मतलब क्या है कि irregular shape है, कोई specific distinction नहीं है different parts के अंदर। फिर उसके साथ ही साथ it can be found on clay soil or mud. Alright, इसका मतलब ये है कि इक्विसेटम आमतौर पे आपको उन जगहों पे नजर आएगा जहां पे मॉइस्चर लेवल आम सॉइल्स की निस्बत ज्यादा हो। तो इसके लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी फाउंड ऑन कूल, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट्स। और एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज इक्विसेटम। ऑलराइट, इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई द स्फेनोप्सिड्स आर नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। ओके, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आप कोशिश करें कि स्टेम की जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है वो पॉइंट्स मस्ट इंक्लूड करें, और इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, यहीं पे आज के सेशन को खत्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।